Hello everyone, welcome to my YouTube channel MV's Code Guide. In the series of Basics of Python, today we are going to learn a new topic, that is input statements in Python. But before that, as I always say, if you're new to my channel, you can find the link of playlist in the description box below, where you will find all the previously uploaded videos. And in the description box, you will find the link of my blog where I have uploaded the notes regarding computer science subject. So today we will be focusing on input statements in Python. So let's get started. तो नॉर्मली जब हम डेटा के साथ मैनिपुलेशन कर रहे थे या अभी तक जो भी हमने सीखा था, तो हम जब भी वेरिएबल्स में डेटा डाल रहे थे तो हम खुद से कोई वैल्यू लेके डाल रहे थे. फॉर एग्जांपल हम x में डाल रहे थे 10, y में डाल रहे थे हम 20. तो ये सब हम खुद से डेटा डाल रहे थे, अपनी हार्ड कोडेड वैल्यूज डाल रहे थे. यानी इन वैल्यूज को बोलते हैं हार्ड कोडेड वैल्यूज. यानी आप प्रोग्राम लिखते लिखते ही कुछ वैल्यूज डाल रहे हैं जो थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहने वाली हैं, चेंज नहीं होने वाली हैं. तो ये चीजें आपको एग्जाम्पल्स में बताने के लिए ठीक रहती हैं, बट रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है. रियल वर्ल्ड में डेटा चेंज होता रहना चाहिए और आपका प्रोग्राम जो भी आप लॉजिक लिख रहे हैं, चाहे आप x प्लस वाई करके दिखाना चाहते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, या एनीथिंग यू वांट टू डू विद दीज वेरिएबल्स, जो भी डेटा है वो आप कांस्टेंट ना रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा. यानी एक जनरलाइज प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ती है. अगर हम चाह रहे हैं कि दो वेरिएबल्स का सम हमें पता लगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब हम इसे प्रिंट करें तो 30 ही आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी दो नंबर्स हम सेंड करें, हम बोलें, उसका सम हमें पता लग जाए. तो उस केस में अगर हम चाहते हैं कि हम यूज़र के इनपुट पे वर्क करें और जो भी हमें रन टाइम पे वैल्यूज़ मिले उनके साथ हम वर्क करें, उसके लिए हमें इनपुट स्टेटमेंट्स का यूज़ करना पड़ता है. यानी हार्ड कोडेड वैल्यूज ना लेते हुए, अगर आप चाहते हो कि आप जब प्रोग्राम रन करो उस टाइम यूजर से पूछा जाए कि भाई बताओ क्या वैल्यू आप लेना चाहते हो और कौन सी वैल्यूज के साथ आप मैनिपुलेशंस करना चाहते हो, वो यूजर डिसाइड करे कि हाँ मुझे 30 प्लस 50 चाहिए, मुझे इन 30 और 50 का सम चाहिए, या वॉट एवर जो भी यूजर की डिमांड होगी. एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम जो भी यूजर चाहेगा उस हिसाब से डेटा मैनिपुलेट हो, तो हमें इनपुट स्टेटमेंट्स का यूज करना पड़ता है. अब इनपुट स्टेटमेंट्स को समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनपुट स्टेटमेंट्स पाइथन 2 और पाइथन 3 में अलग है. हम ये जो बेसिक्स ऑफ पाइथन की सीरीज चला रहे हैं, इसमें हम पाइथन 3 को ही यूज करके सारे के सारे प्रोग्राम्स लिख रहे हैं और पाइथन 3 की स्पेसिफिकेशंस को ही ज्यादा अच्छे से सीख रहे हैं. बट जो भी चीजें पाइथन 3 में है और पाइथन 2 में नहीं है, वो भी हम अलग से कवर करते हैं. इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इनपुट स्टेटमेंट्स पाइथन 2 में अलग हैं और पाइथन 3 में अलग हैं. पाइथन 2 में इनपुट स्टेटमेंट दो होती हैं. फर्स्ट इज रॉ इनपुट एंड सेकेंड इज इनपुट फंक्शन. तो ये दो फंक्शंस की मदद से आप इनपुट स्टेटमेंट लिख सकते हैं. इनपुट स्टेटमेंट का मतलब है रन टाइम पे यूजर से डेटा लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्टेटमेंट लिखनी होती है, उसे हम इनपुट स्टेटमेंट बोलते हैं. और रन टाइम पे डेटा लेने के लिए हमें फंक्शंस की जरूरत पड़ने वाली है या मेथड्स की जरूरत पड़ने वाली है. इसीलिए ये दो फंक्शंस यूज होते हैं पाइथन 2 में, ताकि आप रन टाइम पे यूजर से डेटा ले सकें. अब रॉ इनपुट और इनपुट दोनों के अपने अलग अलग फंक्शंस हैं, अपना अलग अलग तरीका है काम करने का. दोनों को सेपरेटली समझते हैं. रॉ इनपुट, इट ऑलवेज रीड्स द डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग. तो जब भी आप रॉ इनपुट यूज करेंगे पाइथन 2 के अंदर, क्योंकि ये पाइथन 2 के अंदर है, पाइथन 3 के अंदर नहीं होता है रॉ इनपुट, जब भी आप यूजर से डेटा लेंगे यूजिंग रॉ इनपुट फंक्शन, तो भी जो भी डेटा वो रीड करेगा वो आपको रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग.
अब ये प्रोग्रामर के ऊपर है कि उसे उस स्ट्रिंग को रिक्वायर्ड टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो अब आपको हर बार जब भी आप यूजर से डेटा लोगे तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में ही मिलने वाला है, चाहे उसने इंटीजर डाला हो, चाहे उसने लिस्ट डाली हो, चाहे उसने जितने भी आपके पास डेटा टाइप्स है उसमें से कुछ भी डाला हो, वो आपको स्ट्रिंग की फॉर्म में ही मिलने वाला है। अब वो आपके ऊपर है कि आपको देखना है कि वो कौन सा टाइप है और आप उसको कॉरेस्पॉन्डिंग टाइप में एज पर योर रिक्वायरमेंट टाइप कास्ट करोगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यूजर से एक नंबर इनपुट करवाना है कि रन टाइम पे यूजर कोई एक नंबर इनपुट करे और वो मुझे डिस्प्ले करवाना है, तो मैं यूज कर रही हूँ रॉ इनपुट फंक्शन, और रॉ इनपुट फंक्शन के अंदर मैं लिख रही हूँ एंटर अ नंबर। ये स्टेटमेंट जो आप रॉ इनपुट फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं, इसका यूज किया जाता है ताकि आप यूजर को समझा पाएं कि उसे क्या एंटर करना है। तो ये एक मैसेज प्रिंट होके आता है आउटपुट स्क्रीन पे, ताकि यूजर को समझ आ जाए कि यूजर को क्या इनपुट करना है। ठीक है, तो ये इसी पर्पस के लिए लिखा जाता है यहाँ पे एंटर अ नंबर। अब सपोज जो भी हमारा यूजर है उसने कोई नंबर यानी इंटीजर वैल्यू इनपुट कर दी, बट हमने यूज किया है रॉ इनपुट फंक्शन। तो अगर मैं टाइप ऑफ नंबर चेक करूंगी, क्योंकि मैंने जो भी रॉ इनपुट ने डाला है, रॉ इनपुट में यूजर ने डाला है, रॉ इनपुट फंक्शन करके जो मैंने यूजर का डेटा रीड किया है, वो डेटा मैंने किस में डाल दिया, नंबर में डाल दिया यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। तो नंबर के अंदर अब डेटा आ चुका है जो भी यूजर ने इनपुट किया है। अगर मैं इस वेरिएबल नंबर का टाइप चेक करूंगी तो टाइप हमेशा ही स्ट्रिंग आने वाला है, यानी str टाइप का आने वाला है। क्योंकि आप रॉ इनपुट फंक्शन यूज कर रहे हो, तो जब भी यूजर कोई डेटा डालेगा अगर आप उसका टाइप चेक करोगे तो वो टाइप हमेशा str होने वाला है। अब आपको चाहिए था नंबर और यहाँ मिल गया आपको स्ट्रिंग। तो अब आपको पता है कि यूजर ने नंबर डाला होगा और स्ट्रिंग टाइप में वो अभी आपके पास मौजूद है, तो आप उस स्ट्रिंग को इंटीजर में खुद कन्वर्ट करोगे एज अ प्रोग्रामर। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्ट्रिंग को आपने इंटीजर में पहले कन्वर्ट करना है और फिर उसे अपने काम में यूज करना है। Next is input function. Input function can be used to read data directly in the required format. अब raw input में था कि वो हर चीज जो भी रीड कर रहा था उसे स्ट्रिंग में रिटर्न कर रहा था। तो उससे बचने के लिए और इतना सारा काम खुद करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है इनपुट फंक्शन पाइथन 2 के अंदर। याद रखिए ये दोनों के दोनों फंक्शंस में पाइथन 2 की बात कर रही हूँ। रॉ इनपुट और इनपुट फंक्शन ये पाइथन 2 में है। इनपुट फंक्शन पाइथन 2 में कैसे वर्क करता है, इट इज यूज टू रीड डेटा डायरेक्टली इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। मतलब हमें टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी डेटा है वो रिक्वायर्ड फॉर्म में ही रीड होगा, ना कि स्ट्रिंग में रीड होगा। तो ये तो हमारा काम बहुत ही आसान हो गया। अगर मैं इनपुट फंक्शन का यूज करके कोई भी वैल्यू रीड कर रही हूँ रन टाइम पे, तो यूजर जो भी वैल्यू डाल रहा है वो किस में सेव हो जाएगी, एक्स में। तो अगर आप टाइप ऑफ एक्स चेक करोगे, अगर यूजर ने 10 डाला हुआ तो टाइप ऑफ एक्स होगा इंट। ये मैं सपोज कर रही हूँ कि यूजर ने अगर कोई इंटीजर वैल्यू डाली हुई तो टाइप ऑफ एक्स होगा इंट, ना कि स्ट्रिंग। अगर उसने कोई स्ट्रिंग डाली हुई तो टाइप हो जाएगा str यानी स्ट्रिंग टाइप। और अगर उसने कोई फ्लोटिंग वैल्यू डाली हुई यानी यूजर ने कोई फ्लोटिंग वैल्यू डाली हुई तो टाइप हो जाएगा फ्लोट। इसी तरीके से अगर कोई बुलियन वैल्यू डाली हुई तो टाइप हो जाएगी बूल यानी बुलियन। तो जो भी वैल्यू यूजर डालेगा रन टाइम पे वो डिसाइड हो जाएगा, इनपुट फंक्शन खुद डिसाइड करेगा कि ये इस टाइप की वैल्यू है, तो वो खुद ही चेंज हो जाएगी, ना कि स्ट्रिंग में रहेगी। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके ही आपको मिलती है बाय डिफॉल्ट, और आपको खुद टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है यूजिंग इनपुट फंक्शन। ओके, तो ये बात हो गई पाइथन 2 की। लेकिन हम पढ़ रहे हैं पाइथन 3। पाइथन 3 में कुछ चेंजेस हैं, पाइथन 2 की तरह ये वर्क नहीं करने वाला है। पाइथन 2 में हमारे पास दो फंक्शंस थे इनपुट स्टेटमेंट्स के लिए, रॉ इनपुट और इनपुट। अब पाइथन 2 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है टू इनपुट वैल्यूज एट रन टाइम फ्रॉम द यूजर, वो है input method. So in Python 3 we have only input method. अब इनपुट मेथड मैंने अभी जैसे कि डिस्कस किया पाइथन 2 में, पर
अब प्रॉब्लम ये है कि जैसा इनपुट मेथड पाइथन 2 में था वैसा ही वो, ऐसा नहीं है कि सेम तरीके से काम कर रहा है पाइथन 3 में। सो दिस इज अ कंफ्यूजन, क्योंकि पाइथन 2 अपनी अलग चल रही है, पाइथन 3 अपने अलग डेवलप हुई है, चीजें मैच नहीं करती हैं इसमें, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है। अब ऐसा नहीं है कि पाइथन 2 में आप इनपुट फंक्शन जैसे चला रहे हो, जो इनपुट फंक्शन का काम वहां पे आप कर पा रहे हो, जो इनपुट फंक्शन से आप वहां पे काम करवा पा रहे हो, वही सेम काम आप पाइथन 3 में भी करवा पाओगे। पाइथन 3 में जो इनपुट फंक्शन यूज होता है उसका काम थोड़ा सा अलग होता है। पाइथन 3 का जो इनपुट फंक्शन है वो सरप्राइजिंगली बिहेव करता है एग्जैक्टली लाइक रॉ इनपुट मेथड ऑफ पाइथन 2। तो ये हो गई है थोड़ी सी क्रॉसिंग सा आप कह सकते हैं। पाइथन 2 में जो काम रॉ इनपुट कर रहा था पाइथन 3 में वो इनपुट फंक्शन कर रहा है या इनपुट मेथड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर पाइथन 2 की बात करें तो इनपुट मेथड कुछ और तरीके से काम करेगा, और पाइथन 3 की बात करें तो इनपुट मेथड कुछ और तरीके से काम करेगा। किस तरीके से काम करेगा? जैसे रॉ इनपुट मेथड ऑफ पाइथन 2 काम कर रहा था। ओके, तो इसका मतलब है कि अब अगर पाइथन 3 में मैं इनपुट मेथड यूज कर रही हूं तो रन टाइम पे जो भी वैल्यू यूजर डालने वाला है वो कन्वर्ट नहीं होने वाली है, वो स्ट्रिंग फॉर्म में ही रहने वाली है। यानी जो भी रन टाइम पे वैल्यू आप यूजर से लोगे वो बाय डिफॉल्ट आपको स्ट्रिंग फॉर्म में ही मिलने वाली है। अब आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से आ गई है, क्योंकि आप पाइथन 3 में काम कर रहे हो और आपके पास और कोई फंक्शन इसमें अवेलेबल नहीं है आपका काम इजी करने के लिए। अभी सिर्फ इनपुट मेथड ही अवेलेबल है, तो इनपुट मेथड का काम है कि जो भी चीज आप रीड करो यूजर से उसे स्ट्रिंग फॉर्म में ही आप रिटर्न कर दो। तो जो भी आप सेव करोगे वो स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न होगा, तो आपको खुद ही चेंज करना पड़ेगा। You can also say that raw input function of Python 2 is renamed as input function in Python 3. This can help you learn this logic. ये लाइन अगर आप याद रख लेते हैं कि raw input Python 2 का रीनेम हो गया है इनपुट फंक्शन इन पाइथन 3, तो आपको याद रहेगा कि ये किससे मैच करता है, पाइथन 2 के कौन से फंक्शन से मैच करता है पाइथन 3 का फंक्शन। ओके, तो अब ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट कीजिए अपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में और फिर उसे प्रोग्राम में यूज कीजिए। अब इनपुट फंक्शन का यूज मैंने प्रीवियसली भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में ऑलरेडी यूज किया हुआ है, बट मैंने आपसे कहा था मैं इसे डिटेल में भी डिस्कस करूंगी, सो हियर इज द वीडियो फॉर दैट। तो हम डायरेक्टली एक प्रोग्राम पे चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू रीड टू नंबर्स फ्रॉम द कीबोर्ड एंड प्रिंट द सम। एक सिंपलेस्ट प्रोग्राम, यूजर से दो नंबर रीड करने हैं फ्रॉम द कीबोर्ड एंड उसका सम प्रिंट करना है। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। तो प्रोग्राम लिखने के लिए मैं यूज कर रही हूँ एडिट प्लस एडिटर। मैंने कोई भी आईडीई यूज नहीं किया है, इट इज माय चॉइस। मैं नहीं चाहती कि अभी बेसिक्स सीखने में ही हम एक आईडीई का यूज करें और आईडीई मुझे सजेस्ट कर दे प्रॉपरली सारे सिंटेक्स। तो इससे सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब आपको बना बनाया कोड मिल जाए, कुछ भी बना बनाया सजेस्ट हो जाए, उससे सीखने में थोड़ा सा मुझे लगता है एफिशिएंसी कम होती है। इसीलिए मैं कोई भी आईडीई स्टार्टिंग में रिकमेंड नहीं करूंगी यूज करना। बाकी इट्स योर चॉइस, आप कोई भी आईडीई यूज करके भी प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। मैं नॉर्मली एडिट प्लस यूज कर रही हूँ, आप नोट पैड भी यूज कर सकते हैं। और इसका ये जो प्रोग्राम है आपको सेव करना होता है डॉट py एक्सटेंशन से। जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे, जो भी नाम से सेव करना चाहें आप कर सकते हैं। डॉट py एक्सटेंशन से आप सेव करेंगे और फिर कमांड प्रॉम्प्ट में जाके रन करेंगे तो ये रन हो जाता है। अब मुझे यूजर से इनपुट करवाने हैं दो नंबर्स और उनका सम प्रिंट करवाना है। तो यूजर से इनपुट करवाने के लिए मुझे लिखना होता है इनपुट फंक्शन। तो आप देखो इनपुट फंक्शन भी मैं ले रही हूँ और इसे मैं सेव करवाना चाहती हूँ एक नंबर में, तो मैं यहाँ लिख दूंगी नंबर। ओके, नंबर इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन। अगर मैं इसे सेव कर दूं, सेव किया है मैंने टेस्ट डॉट पी से और मैंने कंट्रोल प्लस एस दबा के इसे सेव कर लिया है। अगर मैं इसे सीधे रन करती हूँ, रन करने के लिए मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है और उस जगह पे जाना है जहां पे मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया है।
तो मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है test.py फाइल को, तो मैं इसे रन करने के लिए लिखूंगी py test.py। तो इसे एंटर करते हैं। एंटर करते ही यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, जस्ट अब मुझे यहाँ पे नंबर एंटर करना है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं रन टाइम पे यानी प्रोग्राम जब रन हो रहा है तब मैं कोई नंबर एंटर करूँ। तो देखो जब मैंने ये प्रोग्राम अभी रन कर दिया है, नाउ इट इज एट रनिंग स्टेज। आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे रुका हुआ नहीं है, अगर रुक जाता तो ये चीज वापस आती है। जब एक प्रोग्राम प्रॉपरली रन कर जाता है तो ये ऐसे नहीं शो हो रहा होता है। इसका मतलब ये है कि अभी प्रोग्राम रन कर रहा है। लेकिन क्या आप समझ पा रहे हैं कि अभी इस प्रोग्राम के साथ आपको करना क्या है? अभी तो ये छोटा सा प्रोग्राम है और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मुझे नंबर इनपुट करना है, बट यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे क्या, ये प्रोग्राम कौन सा चल रहा है, क्या आउटपुट चाहिए है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो कुछ भी डाल दोगे आप तो ऐसे ही। अब सपोज मैंने डाल दिया 10। अब ये प्रोग्राम रन कर चुका है, अब रन कर चुका है इसीलिए ये वापस से चीज आ रही है, वापस से आप उस लोकेशन पे पहुंच गए हो जहां पे आपको कुछ और नई चीज रन करने को मिल सकती है। लेकिन अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही इनपुट फंक्शन के अंदर मैसेज प्रिंट करना बहुत जरूरी हो जाता है। इनपुट फंक्शन के अंदर जो भी आप मैसेज प्रिंट करोगे उससे यूजर को हेल्प मिलती है कि उसे क्या चीज इनपुट करनी है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी एंटर अ नंबर और आई विल राइट एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, उससे भी पहले सपोज मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर देती हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, प्रिंट स्टेटमेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाय द वे, जिसे हम आउटपुट स्टेटमेंट बोलते हैं। तो रन टाइम पे आउटपुट स्क्रीन पे आपको कुछ भी शो करना होता है वो आप प्रिंट स्टेटमेंट से करते हो। तो मैं लिखूंगी लेट अस चेक सम ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो ये इस तरीके से मैंने लिख दिया लेट अस चेक सम ऑफ टू नंबर्स। ये आउटपुट स्क्रीन पे आपको दिखेगा। उसके बाद आप एक फंक्शन यूज कर रहे हो इनपुट फंक्शन, ताकि आप यूजर से वैल्यू ले सको। और आपने मैसेज प्रिंट कर दिया यूजर के लिए कि यूजर को अभी क्या इनपुट करना है, एंटर फर्स्ट नंबर। अब फर्स्ट नंबर तो इनपुट करवा लिया, उसी तरीके से हम सेकेंड नंबर भी इनपुट करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 लिख देती हूँ। ठीक है, अब इनका मुझे सम चाहिए तो मैं एक सम वेरिएबल ले लूंगी। सम इज इक्वल टू, और मैं डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकती हूँ, वैसे मैं सम ले लेती हूँ ताकि आप में से किसी को भी कंफ्यूजन ना रहे। नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, इन दोनों का सम हो जाए और सम होके मुझे प्रिंट करवाना है सम। तो मैं लिख सकती हूँ सम कॉमा सम। ओके, तो ये जो मैंने लिखा है ये एज इट इज प्रिंट होगा, और ये सम एक वेरिएबल है। तो ये मैं मैसेज ही पूरा प्रिंट कर देती हूँ, सम ऑफ टू नंबर्स या सम ऑफ गिवन टू नंबर्स इज। तो ये सम एक वेरिएबल है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी सम की वो रिप्लेस हो जाएगी। तो ये बन गया हमारा प्रोग्राम, इसे सेव कर लेते हैं। बट एक प्रॉब्लम आने वाली है। अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाती हूँ। सिंस हमने डेटा टाइप्स ऑलरेडी पढ़ लिए हुए हैं और हमें पता है कि प्लस ऑपरेटर अलग अलग वेरिएबल्स के साथ या अलग अलग डेटा के साथ अलग अलग तरीके का बिहेवियर शो करता है। प्लस ऑपरेटर एडिशन परफॉर्म करता है अगर दोनों के दोनों ऑपरेंड्स इंट टाइप के हैं, लेकिन प्लस ऑपरेटर कंकैटिनेशन परफॉर्म करता है अगर दोनों के दोनों जो ऑपरेंड्स हैं वो स्ट्रिंग टाइप के हों। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं इनपुट फंक्शन का यूज करती हूं तो इनपुट फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो किस फॉर्म में करेगा, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो मैं आपको पहले तो टाइप भी बता देती हूँ, टाइप ऑफ नंबर 1, ऐसे ही टाइप ऑफ नंबर 2 भी ले लेंगे हम। नंबर 2 हम पहले प्रिंट करके देखेंगे टाइप ऑफ नंबर 1 और टाइप ऑफ नंबर 2 है क्या। तो मैं पहले यूजर से इनपुट करवाऊंगी, उसके बाद चेक करवाऊंगी टाइप्स। इसे मैंने प्रिंट करवाना है तो मैं इस सारी की सारी स्टेटमेंट को प्रिंट के अंदर लिखूंगी। ठीक है,
मुझे चेक करना है टाइप ऑफ नंबर 1 एंड टाइप ऑफ नंबर 2, उसके बाद ये जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो करेगा, ठीक है। तो इससे पहले एज इट इज रन करते हैं। अब देखो, अब प्रोग्राम जब रन हो रहा है तो बहुत मीनिंगफुल मुझे चीजें आउटपुट स्क्रीन पे दिख रही हैं। लेट अस चेक द सम ऑफ टू नंबर्स, एंटर फर्स्ट नंबर। तो ये यूजर को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें सम या एडिशन ऑफ टू नंबर्स परफॉर्म होने वाला है, जिसके लिए मुझे अभी फर्स्ट नंबर ऐड करना है। तो मैं लिखूंगी 10। मैं यहाँ पे चेंज करना भूल गई, यहाँ पे मुझे सेकेंड नंबर लिखना था, वो अभी मैं चेंज कर दूंगी बाय द वे। तो यहाँ पे मैं सेकेंड नंबर डाल देती हूँ 20। अब आप पहले चेक कीजिए आउटपुट क्या आया है, फिर मैं यहाँ से इसे चेंज कर दूंगी। यहाँ पे टाइप ऑफ फर्स्ट नंबर चेक कीजिए क्या है। टाइप ऑफ फर्स्ट नंबर है STR और टाइप ऑफ सेकेंड नंबर भी है STR। मैं परफॉर्म करना चाह रही थी एडिशन ऑफ टू नंबर्स, लेकिन सिंस मेरे दोनों के दोनों ऑपरेंड्स थे STR टाइप के, तो एडिशन की जगह क्या हो गया है, कंकैटिनेशन। 10 और 20 दोनों कंकैट होके एज अ स्ट्रिंग मुझे कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर्स के आगे दिख रही है, ठीक है। तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी, बट दिस इज द प्रॉब्लम विद इनपुट फंक्शन। जो भी आप यूजर से डेटा लेके इनपुट करेंगे वो आपको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलपर टू टाइप कास्ट दैट स्ट्रिंग इनटू द रिक्वायर्ड टाइप। तो मुझे चाहिए इंट टाइप का डेटा, तो मुझे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। टाइप कास्टिंग के लिए मुझे यूज करना होता है इंट फंक्शन का। तो इंट फंक्शन यूज करके स्ट्रिंग को मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ इंटीजर में। नाउ इफ यू चेक द आउटपुट, एंड ऑल्सो यहाँ से मुझे यहाँ पे सेकेंड करना था, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। अब इसे रन करके देखते हैं। अगेन इफ आई इनपुट 10 एंड आई इनपुट 20, तो आप देख रहे हो क्या हो गया, यहाँ पे मुझे सम भी मिल गया है और टाइप भी, दोनों का अब टाइप कास्ट हो गया है। मैंने स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर दिया है और अब टाइप दिखा रहा है इंटीजर टाइप का, और सम भी मुझे परफेक्टली 30 मिल रहा है। अगर मैं इसे दोबारा से रन करके बताऊं आपको, कोई और इनपुट ले लूं तो भी क्या होगा, इट इज वर्किंग फाइन। सम ऑफ टू नंबर्स दिखा रहा है और ये दो नंबर्स मैंने सेट करके नहीं रख दिए हैं, मैं यूजर से रन टाइम पे ले रही हूँ। जो भी यूजर मुझे दो नंबर्स देगा मुझे उसका सम आउटपुट में दिखाना है, और वो इंटीजर्स होने चाहिए, तभी राइट आउटपुट हमें रिक्वायर्ड आउटपुट मिल पाएगा। तो मैंने पहले स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया इंटीजर में और फिर अपना लॉजिक परफॉर्म किया है। यहाँ पे ये जो लॉजिक परफॉर्म हुआ है ये आफ्टर कन्वर्जन हुआ है। अगर मैं इसे हटा भी दूं तो भी चलेगा, बट मैं इसे कमेंट कर दूंगी। कमेंट के लिए आप हैश सिंबल यूज करते हैं पाइथन के अंदर। तो अब ये दोनों लाइनें कमेंट हो गई हैं, यानी रन टाइम पे ये नहीं चलेंगी। ये सिर्फ आपको शो करने के लिए है और ये रन टाइम पे नहीं चलने वाली हैं। तो जैसे ही यूजर से कुछ भी डेटा आएगा इस जगह पे, वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में और आपका लॉजिक यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। इस स्टेटमेंट की मदद से आप अपना रिजल्ट जो है वो आउटपुट स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट अस मूव अ स्टेप अहेड एंड राइट अ मीनिंगफुल प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम टू रीड एम्प्लॉय डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड एंड प्रिंट दैट डेटा। आपको एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स यूजर से लेनी है, रन टाइम पे इनपुट करवानी है यूजिंग इनपुट फंक्शन, और वो सारे डेटा को आपने डिस्प्ले करवाना है यूजिंग प्रिंट फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यूजर के लिए एक आउटपुट मैसेज प्रिंट करवाना चाहूंगी ताकि यूजर को पता रहे कि मुझे क्या डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट एंटर एम्प्लॉय डिटेल्स, ओके। अब मुझे यूजर से डेटा लेना है, तो मैं सबसे पहले नेम प्रिंट करवाना चाहूंगी या नेम लेना चाहूंगी एज अ डिटेल। तो मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ नेम। नेम इज इक्वल टू इनपुट मैथड का यूज करूंगी मैं। इनपुट मैथड में मैं एक मैसेज प्रिंट करूंगी, एंटर नेम ऑफ एम्प्लॉय, ओके। तो वो सेव हो जाएगा नेम में। सिंस नेम एक स्ट्रिंग ही होती है तो मुझे इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मैं और क्या क्या वेरिएबल्स लेना चाहूंगी, लेट अस सी। फिर मैं ले लूंगी एम्प्लॉय की एज। तो एज के लिए वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे मैं लिख दूंगी एंटर एज ऑफ एम्प्लॉय। इसी तरीके से मैं लिखना चाहूंगी
एड्रेस, सो मैं ADDR लिख रही हूँ और यहाँ पे मैं पूरा लिखूंगी एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय, सो एंटर द एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय। और उसके साथ मैं लिखना चाहूंगी सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, तो मैं सैलरी का SAL ही लिखती हूँ सिंपली, और यहाँ पे लिखूंगी SALARY। तो मैसेज प्रिंट होगा एंटर सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, और यहाँ पे मैं वेरिएबल ले रही हूँ सैलरी। इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि एक और चीज मैं ले लूं यहाँ पे, marital status, just because I want to cover all the data types, that is why I'm taking this thing also. So marital status true or false, ठीक है। So true means I can also say yes, or true for yes, and false for no. Okay, तो अभी फिलहाल इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, बाद में इसे प्रोग्रामेटिकली चेंज करके यूजर के लिए इजी बनाएंगे। अभी तो यूजर को ट्रू लिखना पड़ेगा, बट हम इसमें प्रोग्रामिंग ऐसी कर सकते हैं जब हम इफ कंडीशंस वगैरह यूज करेंगे तो हम देखेंगे कि हम यूजर को ईज देने के लिए, यूजर के लिए चीजें इजी करने के लिए हम खुद प्रोग्रामिंग करते हैं, और ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें यूजर को कम से कम मेहनत लगे और यूजर की अगर नॉलेज थोड़ी कम भी है तो भी काम चल जाए। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसी तरीके से इसको कंटिन्यू करेंगे। नाउ वी नीड टू प्रिंट डेटा, ठीक है, प्रिंट करना है वो, दैट इज फाइन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस, नेम तो स्ट्रिंग होता है तो इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। एज स्ट्रिंग नहीं होती है, ऑल्दो अगर एज स्ट्रिंग भी आप इसे इनपुट करवाएंगे और एज स्ट्रिंग भी प्रिंट करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंस एज होता इंटीजर वेरिएबल है तो मैं चाहूंगी कि मैं इसे टाइप कास्ट कर दूं। देन एड्रेस तो आप ले सकते हो, उसको स्ट्रिंग में ही लेना पड़ेगा। सैलरी आपको इट इज बेटर अगर आप उसे फ्लोट में कन्वर्ट करें, क्योंकि सैलरी पॉइंट्स में भी होती है, तो आप फ्लोट में जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देन यहाँ पे मैरिटल स्टेटस के लिए मैं लिख दूंगी MAR। ओके, ये मैं वेरिएबल ले रही हूँ, वैसे आप पूरा लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहता है। इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप जो भी वेरिएबल्स लें उनका नाम आप ऐसा रखें कि कल को कोई भी आपका प्रोग्राम पढ़े तो उन्हें समझ में आ जाए, उन्हें मेहनत ना करनी पड़े। वेरिएबल का नाम आप कोशिश कीजिए ABCDE ऐसा नहीं लें। अभी तक जो भी मैंने आपको प्रोग्राम बताए वो छोटे छोटे कैलकुलेशंस पे बेस्ड थे, प्रॉपर प्रोग्राम कोई नहीं बताती थी मैं आपको, इसीलिए मैं ABC ले लेती थी। बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप वेरिएबल्स का नाम सोच समझ के और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही लें। ओके, अब ये सारे वेरिएबल्स के नाम मेरे पास हैं और मैरिटल स्टेटस को मुझे कन्वर्ट करना है बूलियन में, तो मैं टाइप कास्टिंग फंक्शन भी लिखूंगी बूल। ओके, डन। नाउ आई हैव टू प्रिंट दिस डेटा, एम्प्लॉय डेटा। ओके, एम्प्लॉय डेटा, एंड व्हाट आई नीड टू प्रिंट इज, प्रिंट करवा रही हूँ नेम ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे मैं लिख दूंगी नेम, क्योंकि नेम मेरे वेरिएबल का नाम है, एंड ये एक आर्ग्यूमेंट है, ये दूसरा आर्ग्यूमेंट है। इसकी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी जब मैं प्रिंट स्टेटमेंट को कवर करूंगी डिटेल में। तो ये मैं लिख रही हूँ, ये एज इट इज प्रिंट होगा, ये वेरिएबल का नाम है, तो इसके अंदर जो भी डेटा होगा, यानी जो मैंने यहाँ से डेटा लिया वो नेम के अंदर है, तो जो भी वेरिएबल के अंदर डेटा होगा वो रन टाइम पे यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है और आउटपुट में आपको वो डेटा दिखता है, ना कि वेरिएबल। ठीक है, नाउ print age of employee comma age। इसी तरीके से मैं बाकी की चीजें भी फटाफट से फिल कर देती हूँ। तो ये हो गया मेरा डेटा कंप्लीट। अब इसे सेव कर देते हैं। ये मैंने इसे सेव कर दिया। नाउ आई नीड टू रन इट। तो मैं इसे रन करती हूँ। आ गया एंटर एम्प्लॉय डिटेल्स, एंटर नेम ऑफ द एम्प्लॉय, तो नेम ऑफ द एम्प्लॉय में लिख दूंगी राम, एज है 25, एड्रेस है बेंगलोर, तो मैं लिख दूंगी BLR, और सैलरी लिख देते हैं सपोज 50,000। ट्रू फॉर मैरिटल स्टेटस, ट्रू फॉर यस, फॉल्स फॉर नो।
तो फॉल्स लिख देते हैं एंड आपके पास यहाँ पे डेटा आ गया. एज यू कैन सी एम्प्लॉय नेम यहाँ पे आ गया, एम्प्लॉय डेटा जो आपने डाला है. नेम ऑफ एम्प्लॉय इज राम, एज ऑफ एम्प्लॉय इज 25, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय बैंगलोर, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 50,000 एंड मैरिटल स्टेटस ऑफ एम्प्लॉय इज ट्रू. अब यहाँ पे मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई है, आप नोटिस कीजिए. यहाँ पे मैंने इनपुट दिया है मैरिटल स्टेटस में फॉल्स. जब मैं यूजर से इनपुट ले रही हूँ तो एज यूजर मैंने डेटा डाला था फॉल्स, और जब इसका आउटपुट आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है ट्रू. दिस इज रॉन्ग. मैंने इनपुट दिया था फॉल्स बट यहाँ पे आ रहा है ट्रू. दिस इज बिकॉज आप नोटिस कीजिए इस कोड को, जब आप ये कोड लिख रहे हैं इनपुट मैरिटल स्टेटस ट्रू फॉर यस एंड फॉल्स फॉर नो, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है. जो भी डेटा आएगा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा. तो आप नोटिस कीजिए अगर एक बूल फंक्शन के अंदर आप स्ट्रिंग डालते हैं, अब उस स्ट्रिंग के अंदर क्या डेटा मैंने इनपुट किया, फॉल्स. तो जब आप बुलियन फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग डेटा डालते हैं फॉल्स, तो रिप्लाई में क्या मिलता है, आउटपुट में क्या मिलता है, ट्रू. द ओनली केस व्हेन इट इज गोइंग टू बी फॉल्स इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग. जब आप स्ट्रिंग डेटा खाली छोड़ेंगे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास करेंगे बूल फंक्शन के अंदर, तभी रिजल्ट आपको फॉल्स मिलता है. अदरवाइज आप कुछ भी डालो तो अगर स्ट्रिंग में कोई भी डेटा होगा तो आपको रिजल्ट में ट्रू ही मिलने वाला है. तो एम्प्टी स्ट्रिंग के केस में फॉल्स आएगा और बाकी हर केस में आपके पास रिजल्ट ट्रू ही आने वाला है. चाहे आपने एक्चुअल में फॉल्स लिखा है बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, देन इट इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज ट्रू. तो यहाँ पे मैंने इनपुट डाला फॉल्स, तो ये कन्वर्ट होना था बूलियन में, क्योंकि मैंने ये टाइप कास्टिंग फंक्शन यूज किया है बूल. तो अब क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो रहा है बूल में, और कन्वर्ट होते हुए इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू था, तो इसीलिए आपको आउटपुट में ट्रू दिख रहा है. तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको देखनी पड़ेगी वीडियो लास्ट तक, क्योंकि वीडियो में लास्ट टॉपिक जो है वो ऐसी प्रॉब्लम्स को कवर करने के लिए ही मैंने रखा है. और लास्ट टॉपिक में आप सीखेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए जहां पे आपको टाइप कास्टिंग खुद करनी पड़ रही है और आपको ध्यान रखना पड़ रहा है कि यूजर क्या डेटा डाल रहा है, और आपको टाइप कास्टिंग खुद करनी पड़ रही है, तो कितनी प्रॉब्लम आती है, वो सब हम वीडियो के लास्ट में डील करेंगे. वो एक टॉपिक स्पेशल टॉपिक है, अलग से मैंने रखा है. तो फिलहाल आप यहाँ तक देखिए और इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और एंड तक देखिएगा, इस प्रॉब्लम को डील करने का सोल्यूशन मिल जाएगा. Now let us see how to read multiple values from the keyboard in a single line. इससे मेरा क्या मतलब है मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. तो अभी हमने एक प्रोग्राम किया जहाँ पे हमने 2 नंबर्स इनपुट में लिए यूजर से रन टाइम पे, और उनका सम हमने डिस्प्ले किया था. अब यूजर से नंबर लेने के लिए हमने 2 बार इनपुट फंक्शन को कॉल किया था, इसे फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं, यानी 2 बारी इनपुट स्टेटमेंट का यूज किया था. एक इनपुट स्टेटमेंट का यूज करके हमने एक नंबर इनपुट किया था और दूसरा इनपुट स्टेटमेंट यूज करके हमने सेकेंड नंबर इनपुट किया था. अब मैं चाह रही हूं कि एक ही बार में इनपुट स्टेटमेंट को यूज करूं और जो यूजर 2 नंबर्स डाले एट अ टाइम, 2 नंबर्स डाल दे, वो सेव हो जाए. कहने का मतलब ये है कि ये मैं करना चाहती हूँ डिलीट, और मैं चाहती हूँ कि यूजर सपोज अगर यूजर डाल देता है 10 और 10 के बाद स्पेस देता है और 20, तो स्पेस के बाद जो भी नंबर डाले वो दूसरा नंबर कंसीडर हो, और साथ ही साथ ये जो नंबर्स हैं इनको यूज करके एक सम क्रिएट हो और सम डिस्प्ले हो स्क्रीन पे. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं. To input multiple values in a single line, what we need to do is, first of all, आप एक input function का यूज करने वाले हैं. इनपुट फंक्शन का यूज करने वाला है ये तो आपको पता ही था. और इनपुट फंक्शन में आपने लिखना है मैसेज एंटर 2 नंबर्स, यानी यूजर ने अब इस बार 2 नंबर्स एंटर करने हैं. ठीक है, सपोज यूजर ने एंटर कर दिया 10 स्पेस देके 20, तो 10 और 20 का मुझे सम चाहिए. यूजर ने मुझे जो डेटा दिया वो है 10 और 20. ठीक है, एंटर 2 नंबर्स इनपुट फंक्शन के अंदर मैंने लिखा था, और इनपुट फंक्शन ने अब जो डेटा लिया होगा वो किस फॉर्म में होगा. अब इनपुट फंक्शन ने जो भी डेटा लिया होगा वो होगा स्ट्रिंग फॉर्म में. तो स्ट्रिंग फॉर्म में किस तरीके से मैं लिख दूंगी इसे,
डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया है 10 और 20। तो सपोज कीजिए जब यूजर ने 10-20 इनपुट दिया होगा तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में कैसे स्टोर हुआ होगा, इस तरीके से डबल कोट्स के अंदर। अब 10 और 20 मेरे पास है एक स्ट्रिंग फॉर्म में। मुझे क्या चाहिए, दो अलग अलग नंबर्स मुझे चाहिए थे जिनका सम मुझे प्रिंट करवाना है। तो फिलहाल यहाँ पे मेरे पास दो नंबर्स तो हैं लेकिन स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अब मैं इसे अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहूंगी तो मैं सबसे पहले आपको एज इट इज कन्वर्ट करके बताती हूँ प्रोग्रामेटिकली। तो छोटी सी बात समझानी है इसलिए मैं पाइथन शेल का ही यूज कर लेती हूँ। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, डबल कोट्स मैंने लिख दिया, 10 मैंने लिखा, स्पेस दे दिया, 20 मैंने लिखा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। सपोज ये मेरा डेटा है तो मैं डेटा इज इक्वल टू ये लिख देती हूँ, ठीक है। या मैं आपको प्रॉपरली लिख के ही बता देती हूँ इसमें क्या है, डेटा इज इक्वल टू इनपुट फंक्शन मैंने यूज किया और मैंने यूजर को बोला एंटर 2 नंबर्स। ओके, एंटर 2 नंबर्स मैंने यूजर को बोला। जैसे ही मैं इसे रन करूंगी यहाँ पे आ गया एंटर 2 नंबर्स, यूजर ने डाला 10 स्पेस देके 20। ओके, अगर आप अब डेटा प्रिंट करते हो, डेटा आ गया स्ट्रिंग फॉर्मेट में, टाइप ऑफ डेटा चेक करते हो वो है str, बट मुझे इस फॉर्म में नहीं चाहिए। अब अगर आप डायरेक्टली कन्वर्ट करते हो इस डेटा को इनटू द इंटीजर यानी टाइप कास्टिंग करना चाह रहे हो इस डेटा की इन द इंट फॉर्मेट, तो देखो एरर आ जाएगा। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें आपके पास स्पेस लिटरल भी है। तो इनवैलिड लिटरल ये क्यों बोल रहा है कि अगर आपके पास स्ट्रिंग में जो डेटा है वो इंटीजर ना होके कोई और डेटा है तो इंट में कैसे कन्वर्ट होगा। 10 भी कन्वर्ट हो जाता, 20 भी कन्वर्ट हो जाता, ये स्पेस थोड़ी कन्वर्ट होती। तो दिस एज अ होल इज अ स्ट्रिंग विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर फॉर्मेट डायरेक्टली। टाइप कास्टिंग से तो मेरा काम नहीं होने वाला, ये मुझे पता लग गया है। तो अब मैं इस डेटा का क्या करूं, मेरे पास है स्ट्रिंग, अब मुझे चाहिए यहां से नंबर्स। तो एक साथ मैं इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर सकती। अब इस स्ट्रिंग के साथ मुझे करनी पड़ेगी मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग के साथ मैनिपुलेशन करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही कमाल का फंक्शन है, वो है स्प्लिट फंक्शन या स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड हमने स्ट्रिंग के मेथड्स में कवर किया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से भी इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना। स्प्लिट मेथड का यूज बहुत कमाल का होता है। एक स्ट्रिंग के अंदर जितनी भी चीजें हैं आप उसे स्प्लिट कर सकते हो इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, और स्प्लिट मेथड जो है वो रिटर्न कर देता है एक लिस्ट। अब स्प्लिट मेथड का काम है स्ट्रिंग को स्प्लिट करना, नाम से ही पता लगता है स्प्लिट कर देगा। स्प्लिटिंग किस बेसिस पे होती है, बाय डिफॉल्ट स्पेस कंसीडर होती है फॉर द बेसिस ऑफ स्प्लिटिंग, मतलब कि स्पेसेस के बेसिस पे स्प्लिटिंग होती है। अब मैंने इस स्प्लिट फंक्शन में कुछ भी नहीं लिखा है, यानी इस स्प्लिट फंक्शन के अंदर मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट स्पेस ही कंसीडर होगी फॉर स्प्लिटिंग। 10 के बाद स्पेस है 20, तो ये स्ट्रिंग अगर मैं इस स्ट्रिंग के साथ स्प्लिट फंक्शन यूज करती हूँ या स्प्लिट मेथड यूज करती हूँ तो ये स्ट्रिंग जो है स्प्लिट हो जाएगी इनटू 10 एंड 20। और स्प्लिट मेथड क्या रिटर्न करता है, लिस्ट। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो स्ट्रिंग है ये स्प्लिट होकर क्या बन गई, एक लिस्ट बन गई जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं 10 और 20। ध्यान से देखिए, एक स्ट्रिंग थी मेरे पास, स्ट्रिंग को मैंने स्प्लिट मेथड यूज करके स्प्लिट कर दिया है इनटू 2 कंपोनेंट्स। अब ये बन गई है एक पूरी की पूरी लिस्ट, बनेगी एक लिस्ट जिसके अंदर दो मेंबर्स हैं, एक है 10 और एक है 20। लेकिन प्रॉब्लम वही की वही है, 10 और 20 दोनों के दोनों स्ट्रिंग्स हैं। अब लेकिन मेरे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल गया है, क्योंकि इंडिविजुअली तो मैं इसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, साथ में क्यों नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बीच में एक स्पेस का फंडा था। अब इस लिस्ट के कंपोनेंट को मैं कन्वर्ट कर दूंगी इंटीजर में बहुत आसानी से। लुक एट द कोड व्हाट वी नीड टू राइट फॉर दिस पर्पस। सबसे पहले मुझे डेटा लेना है। आप पूरे डेटा को एक साथ मत देखिए, जैसे जैसे मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी वैसे वैसे आप इस कोड को देखिएगा। डेटा मैं ले रही हूं इनपुट 2 नंबर्स, जो मैंने यहीं से लिया है डायरेक्टली। इनपुट करने हैं मुझे 2 नंबर्स, यानी जो भी यूजर होगा उसने डेटा डाला सपोज 10 एंड 20, वो किस में सेव हो गया, डेटा में। अब इस डेटा की मुझे स्प्लिटिंग करनी है तो मैंने यूज किया है स्प्लिट मेथड का। स्प्लिट मेथड के साथ मैं किसे यूज कर रही हूँ, डेटा को जो अभी मैंने इनपुट किया है, यानी 10 स्पेस 20, जैसे मैंने आपको बताया स्क्रीन पे।
ठीक है, अब मैंने स्प्लिट मेथड का यूज कर दिया और स्प्लिट मेथड मुझे क्या दे रहा है, स्प्लिट मेथड मुझे दे रहा है एक लिस्ट। तो वो लिस्ट मैं उसका नाम रख रही हूं लिस्ट 1। ठीक है, ये मेरे पास आ गई लिस्ट 1। इस तरीके से पूरा डायग्राम के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब इस लिस्ट के अंदर जो जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें मुझे कन्वर्ट करना है इंटीजर में। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ये कोड लिखना पड़ता है। ये जो पूरा का पूरा कोड है उसके लिए मुझे ये लिखना पड़ रहा है। फॉर एक्स इन लिस्ट 1 मुझे एक लूप चलानी पड़ेगी हर एक कंपोनेंट जो लिस्ट 1 के अंदर है उसके लिए। क्योंकि मुझे दोनों कंपोनेंट्स को कन्वर्ट करना है तो मैं लूप लिख रही हूं फॉर एक्स इन लिस्ट 1। तो जो जो कंपोनेंट एक्स है लिस्ट 1 के अंदर, एक्स में सपोज कर रही हूं फॉर कंपोनेंट एक्स इन लिस्ट 1 मुझे क्या करना है, मैंने एक नई लिस्ट बना दी है लिस्ट 2, पहले से ही बना के रख दी है और उसे मैं बाद में यूज करूंगी। तो पहले मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा, पहले मैंने उसे एम्प्टी लिस्ट रखा है, पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। अब लूप के अंदर मैं उसमें मैनिपुलेशन क्या कर रही हूँ, उसमें अपेंड मेथड का यूज करके जो भी वैल्यू थी x उसे कन्वर्ट करती हूँ पहले इंट में और उसे डाल देती हूँ लिस्ट 2 के अंदर। आप समझ पा रहे हैं, सबसे पहले लूप चलेगी फॉर द कंपोनेंट 1 यानी 10 के लिए ये लूप चलेगी। लिस्ट में पहला कंपोनेंट क्या है, 10 है। 10 को सबसे पहले कन्वर्ट कर दो इंटीजर में, अभी वो स्ट्रिंग में है उसे कन्वर्ट कर दो इंटीजर में, देन उसे अपेंड कर दो यानी डाल दो लिस्ट नंबर 2 में। ठीक है, और इसी तरीके से आप 20 को भी कन्वर्ट कर दो इंटीजर में और अपेंड कर दो लिस्ट 2 में। अब ये लिस्ट 2 आपके पास बनकर आ गई है और लिस्ट 2 को आप दो वेरिएबल्स के अंदर डाल सकते हो, ए और बी। ठीक है, ये एक तरीका है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ये बड़ा सा एक आपके पास कोड है जो आपको देखने में शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इजी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप डायग्रामेटिक वे में देखेंगे तो ये बहुत इजी है। आपने जो डायग्राम में किया वही आप कोड भी लिख रहे हो और इसी तरीके से आप इनको यूज करके आप इनपुट कर सकते हो मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल लाइन। अब ये एक बड़ा सा कोड हो गया। अब इस बड़े से कोड को शॉर्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। ओके, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके हम इस बड़े कोड को अभी शॉर्ट करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक में बताया था कि जब आप प्रोग्राम्स एक बार लिखना शुरू करेंगे तो लिस्ट की मैनिपुलेशन ज्यादातर आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से ही करेंगे। बड़े से बड़े प्रोग्राम या छोटे से छोटे प्रोग्राम आप प्रेफर खुद ही करेंगे कि आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करें। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अभी हम देखेंगे कि कितने फायदेमंद है, इतने बड़े कोड को हम कैसे शॉर्ट में करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा काम था यूजर से इनपुट लेना 2 नंबर्स। ठीक है, तो वो मैं दोबारा से यहाँ पे लिख रही हूँ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाने के लिए भी इनपुट करवाने हैं 2 नंबर्स। 2 नंबर्स को इनपुट करवाने के बाद जो मेरे पास डेटा आएगा वो आएगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में और स्ट्रिंग फॉर्मेट के डेटा को मुझे सबसे पहले स्प्लिट करके एक लिस्ट बनानी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी स्प्लिट मेथड। डायरेक्टली मैंने लिख दिया है, कॉम्प्रिहेंशन में बना रही हूं तो इनपुट मेथड के साथ जो भी डेटा आएगा मैं उसे डायरेक्टली स्प्लिट मेथड में यूज कर रही हूँ। इतना समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा ही लिख देंगे फॉर एक्स इन ये पूरा का पूरा कोड। ठीक है, अब आप देखते जाइए, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इसे। फॉर एक्स इन अब ये पूरा का पूरा कोड, अब ये इनपुट एंटर 2 नंबर्स रिटर्न करने वाला था डेटा, उस डेटा को मैंने स्प्लिट मेथड के साथ यूज करके एक लिस्ट बना दी थी। अब वो लिस्ट इस लूप के साथ यूज हो रही थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एक्स इन इनपुट ये पूरा का पूरा, और मैंने एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाने के लिए लगा दिए हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख दी है इंट ऑफ एक्स और इसे डायरेक्टली मैं सेव कर दूंगी a कॉमा b में। अब ध्यान से देखते जाइए यहाँ हो क्या रहा है। इनपुट एंटर 2 नंबर्स, इनपुट एंटर 2 नंबर्स ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को मैंने क्या नाम दिया है, डेटा। ठीक है, स्ट्रिंग को मैंने क्या नाम दिया है, डेटा। अब इस डेटा के साथ मुझे स्प्लिट मेथड का यूज करना है। स्प्लिट मेथड का यूज करके क्या बन जाएगी, ये पूरा का पूरा क्या रिटर्न कर देगा, एक लिस्ट जिसका मैंने नाम रखा है लिस्ट 1। अब इस लिस्ट 1 के साथ मुझे क्या यूज करना है, फॉर एक्स इन
लिस्ट वन, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है लिस्ट वन फॉर एक्स इन लिस्ट वन, तो वही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर एक्स इन, बाकी पूरा का पूरा ये आपके सामने है, फॉर एक्स इन दिस बॉक्स, ये पूरा का पूरा बॉक्स रिटर्न कर देगा लिस्ट वन, जिसे मैं यूज कर रही हूँ लूप के अंदर फॉर एक्स इन लिस्ट वन, जो मैंने पहले भी बताया आपको यहाँ पे। और उसके साथ ही साथ मुझे क्या यूज करना है, जो मेन काम आप कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, आपको जो भी डेटा यहाँ से मिल रहा था उसे आप कन्वर्ट कर रहे थे इंट एक्स में। मेन काम आपका यहाँ पे भी यही हो रहा था कि आपको जो भी एक्स कंपोनेंट है लिस्ट वन के अंदर उसे आप कन्वर्ट कर रहे थे इंटीजर के अंदर, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। अब मैंने यहाँ पे लिस्ट टू ना बनाते हुए डायरेक्टली यहाँ पे जो भी चीजें हैं उसे डायरेक्टली सेव कर दिया है ए कॉमा बी में। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं और ये प्रॉपरली रन करने वाला है। मैं अभी आपको रन करके दिखाऊंगी ये चीज और आप अच्छे से समझ पाएंगे ये कैसे रन कर रहा है। फटाफट से मैं कोड टाइप कर लेती हूँ और आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। तो ये मैंने टाइप कर लिया है, अब मैं इसे सेव करके रन करती हूँ। रन करने के लिए सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ CLS एंड नाउ एंटर टू नंबर्स, मैंने दे दिया है 10 स्पेस 20 और ये डिस्प्ले नहीं हुआ है। डिस्प्ले करने का शायद मैं लॉजिक लिखना, हाँ मैंने लॉजिक नहीं लिखा है, सो आई विल बी प्रिंटिंग द सम ऑफ टू numbers is a plus b, a plus b। ओके, या आप ये कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं, सम इज इक्वल टू a प्लस b और यहाँ पे आप लिख देंगे सम। अब मैं इसे फिर से रन करती हूँ, 10 स्पेस 20 और मेरे पास आ गया है सम ऑफ टू नंबर्स इज 30। तो ये हो गया बड़ा तरीका एक इस चीज को लिखने का। इसकी जगह मैं अगर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर रही हूं तो क्या होगा आप देखो, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के लिए मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखने होते हैं। अब यहीं से मैं इसे यहां से करती हूँ कॉपी, कॉपी करके सबसे पहले मैंने लिखा ये, सबसे पहले तो मुझे यूजर से इनपुट लेना है डेटा, ये मैंने इनपुट ले लिया। इसके साथ मुझे क्या करना था, मुझे स्प्लिट मेथड का यूज करना था। अब मैंने वो स्प्लिट मेथड लगा दिया यहाँ पे, डॉट स्प्लिट मेथड। ओके, अब इस पूरे के साथ क्या हो रहा था कि एक लिस्ट रिटर्न हो रही थी लिस्ट वन, उसके साथ में क्या कर रही थी, मैं एक लूप लगा रही थी फॉर एक्स इन, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे भी वही चीज कर दूंगी फॉर एक्स इन, और ये सारा का सारा एक लिस्ट रिटर्न करता है, तो इस लिस्ट के साथ एक लूप अटैच हो गई। अब मुझे यहाँ पे लिखना होता है, अगर आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का थोड़ा सा सिंटेक्स याद हो तो यहाँ पे मुझे जो भी काम करवाना होता है विद ईच कंपोनेंट, जो भी आप लूप में यूज कर रहे हो ना, ये होता है, ये एक कंपोनेंट होता है x, या आप कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं। तो जो भी कंपोनेंट आप लूप में चला रहे हैं उस कंपोनेंट के साथ आप क्या फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, क्या इवेल्युएशन करना चाहते हैं, वो वाला लॉजिक आप यहाँ पे लिखते हैं स्टार्टिंग में। तो आप लिखोगे इंट ऑफ x। अब ये मेरा पूरा का पूरा लॉजिक बन गया है। मुझे लिस्ट टू लेके ये इतना बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। लिस्ट टू मैं सिर्फ इसीलिए ले रही थी ताकि मैं ये जो कन्वर्जन कर रही हूँ इसे पहले कहीं सेव करके उसके बाद सेपरेटली वेरिएबल्स में लूँ। तो इतना लॉन्ग स्टेप नहीं लेते हुए, लॉन्ग रूट नहीं लेते हुए मैं डायरेक्टली a कॉमा b इक्वल्स टू ऐसे भी कर सकती हूँ। दिस इज लिस्ट अनपैकिंग। इस चीज को, ये जो आपके सामने है, इसे बोलते हैं लिस्ट अनपैकिंग। अनपैकिंग, पैकिंग अनपैकिंग का कंसेप्ट मैंने आपको टपल में भी सिखाया था। जैसे टपल में पैकिंग अनपैकिंग होती है वैसे ही लिस्ट में भी पैकिंग अनपैकिंग होती है। लिस्ट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, राइट नाउ आपके पास लिस्ट में 2 कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ पे आप 2 वेरिएबल्स को कॉमा से सेपरेट करके लिख सकते हैं और हर एक वेरिएबल के अंदर एक एक कंपोनेंट की वैल्यू सेव हो जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा मुझे एक लिस्ट ही तो रिटर्न करने वाला है। उस लिस्ट को मैं अलग से लिस्ट टू लिख के बाद में ये चीज कर सकती हूँ, या मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकती हूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोड जो मैंने लिखा है विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, ये मुझे एक लिस्ट टू रिटर्न करने वाला है, यानी एक और लिस्ट रिटर्न करने वाला है। दिस इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जो कि एक लिस्ट रिटर्न करता है। चाहे आप उसको लिस्ट में सेव करो, चाहे आप उसकी अनपैकिंग करके इंडिविजुअल वेरिएबल्स में सेव करो, बात सेम है। तो इस पूरे कोड को चलाते हैं और बाकी को कर देते हैं कट।
इसे कर देते हैं सेव। तो एक लाइन में मैंने कोड लिखा है जो अभी मैंने इतनी सारी लाइंस में लिखा था। अब इसे रन करके देखते हैं कि ये कैसे चलता है। फिर से आपके पास सेम आउटपुट मैसेज प्रिंट होता दिख रहा है, एंटर 2 नंबर्स, नाउ आई एम गोना चेंज सम नंबर्स 50 और 60। तो आप देख रहे हो ये रन तो कर गया, और मैं फिर से एक चीज गलत कर चुकी हूँ कि मैं भूल गई हूँ, मुझे सम भी प्रिंट करवाना है। तो मैं लिखूंगी सम इज इक्वल टू a प्लस b, एंड आई एम गोना बी प्रिंटिंग प्रिंट sum of two numbers is sum. Okay, so again I'm gonna run this. Okay, कॉमा लगाना भूल गई हूँ, ये आपको याद रखना है. Now let me clear this. So enter two numbers 50 space 60 और आपके पास सम आ गया है 110. तो जो चीज मैंने इतने बड़े लॉजिक से की वो मैं एक लाइन के कोड से भी कर सकती हूँ बाय यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन. और मुद्दा ये है यहाँ पे कि एक लाइन में मल्टीपल वैल्यूज आप ले सकते हैं. यहाँ पे आपने 2 वैल्यूज ली हैं. यहाँ पे अगर यूजर 3 वैल्यूज लेगा तो आपको क्या करना है, उसे 3 में सेव करना है. तो यहाँ पे उसके साथ मैन्युपुलेशन भी उसी तरीके से होगी. अब मैं इसे फिर से सेव करती हूँ. सपोज यूजर ने 3 चीजें डालनी है, 3 नंबर्स डालने हैं, एंटर 3 नंबर्स. ठीक है, उसे मुझे कन्वर्ट करना है इन वेरिएबल्स के अंदर, इंटीजर वेरिएबल्स के अंदर, और उनका सम चाहिए. तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 10 20 30 और मुझे सम मिल गया. तो मैंने क्या चेंजेस लाए, विद मिनिमल चेंजेस में ये कर पाई. मैंने लिखा यहाँ पे एंटर 3 नंबर्स, ताकि यूजर को पता लगे उसे 3 नंबर्स डालने हैं. और जितने भी नंबर्स आप यूजर से ले रहे हो, जितने भी नंबर्स की मैनिपुलेशन आपको करनी है, उतने वेरिएबल्स आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखने हैं. नहीं लिखोगे तो एरर आ जाएगा. करके बताती हूँ, बोलने से समझ नहीं आएगा. यहाँ से मैं सी हटा ही देती हूँ. अब अगर सपोज यूजर ने डाल दिए 3 नंबर्स और आपने यहाँ पे सिर्फ 2 को ही सेव करने की जगह रखी है, तो ऐसा नहीं है कि तीसरा गुम हो जाएगा, एरर दे देगा. वो अपनी इंपॉर्टेंस तो वो दिखा के जाएगा, 10 20 एंड 30. तो यहाँ पे आ गया एरर. अब एरर आप समझने की कोशिश करो. एरर को समझ के बहुत सारी चीजें और क्लियर होती हैं. एरर आया है आपके पास वैल्यू एरर. लिख रहा है कि टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, एक्सपेक्टेड वर 2. यानी आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आप 2 वैल्यूज को अनपैक करोगे, बट आपने अनपैकिंग की है 3 वैल्यूज की, और आप सेव कितने में कर रहे हो, 2 में. तो एरर आ गया है. तो आपको ये खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितने वैल्यूज की अनपैकिंग कर रहे हो, उतने ही वेरिएबल्स आपको लेफ्ट साइड में लेने हैं और ध्यान से करना है. Let us write a program to read 3 float numbers from the keyboard with comma separator and print their sum. तो अभी तक हम स्पेस का यूज कर रहे थे नंबर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए. मैं लिख रही थी 10 स्पेस 20 स्पेस 30. तो स्पेस की मदद से मैं डिफरेंशिएट कर पा रही थी कि भाई ये अलग अलग नंबर्स हैं. अब मैं चाह रही हूँ कि कॉमा से सेपरेट करे यूजर ने जो भी डिफरेंट वैल्यूज देनी है वो कॉमा देकर दे, और जो भी नंबर्स हैं वो फ्लोटिंग नंबर्स हो, और उनका सम मैं प्रिंट करके दिखाऊं. तो चलिए इसे ट्राई करते हैं. तो इस प्रोग्राम के लिए मुझे ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत इलाबोरेट कर चुकी हूँ इस कॉन्सेप्ट को. और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसी प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजेस लाके अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश करते हैं. मुझे यूजर से लेनी है 3 वैल्यूज, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है एंटर 3 नंबर्स. अब जो 3 नंबर्स यूजर देने वाला है, दोज आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द कॉमा सेपरेटर. तो वैल्यूज को सेपरेट करते हुए मुझे यूज करना है कॉमा. तो जब वैल्यू सेपरेट हो रही है कॉमा से, तो स्प्लिट भी होंगी ऑन द बेसिस ऑफ कॉमा. क्योंकि पहले क्या हो रहा था, स्पेसिस के बेसिस पे मैं स्प्लिटिंग कर रही थी, मैं डेटा को स्प्लिट कर रही थी. जैसे ही स्पेस आ रही है, स्प्लिट हो जाओ, 10 स्पेस 20. तो स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट हो गया था डेटा 10 और 20 में. अब यहाँ पे 10 कॉमा 20 आने वाला है, तो स्प्लिटिंग किसके बेसिस पे होगी, कॉमा के बेसिस पे होगी. तो स्प्लिट मेथड जो है वो बाय डिफॉल्ट तो स्पेसिस के बेस पे स्प्लिटिंग करता है. बट अगर आप चाहो तो आप उसे खुद बता सकते हो कि भाई
कॉमा के बेसिस पे स्प्लिट हो जाओ, कॉमा के बेसिस पे आप जो वैल्यूज है उसे स्प्लिट कर दो। तो मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ इन द स्ट्रिंग फॉर्म यहाँ पे, इसीलिए मुझे या तो सिंगल कोट या डबल कोट यूज करने हैं। आप डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो, और आपको बताना है कि कॉमा के बेसिस पे यानी कॉमा सेपरेटर यूज हो रहा है, तो उसी को यूज करके आप स्प्लिटिंग करना जो भी डेटा आपके पास आएगा। नाउ दिस इनपुट मेथड इज गोइंग टू रिटर्न सम डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। दिस स्ट्रिंग विल बी स्प्लिटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमा सेपरेटर, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया है कि कॉमा सेपरेटर के बेसिस पे काम चलना है। अब ये लूप तो वैसे की वैसी ही चलेगी, जितने भी नंबर्स हैं उतनी बारी लूप चलेगी, जितने भी नंबर्स आप डालोगे उतनी बारी ये लूप चलने वाली है। अब मुझे यहाँ पे इंटीजर में ना कन्वर्ट करते हुए फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे फ्लोट लिख दूंगी। सिंस आई एम यूजिंग 3 नंबर्स, सो आई नीड टू डील विथ 3 नंबर्स, आई विल राइट a, b, c। अदरवाइज जो अभी मैंने बताया वैल्यू एरर आ जाएगा अनपैकिंग पैकिंग के केस में। तो जितने नंबर्स आप डील कर रहे हो उतने ही लेफ्ट साइड में आप वेरिएबल्स लोगे। नाउ फॉर द सम यू विल राइट a प्लस b प्लस c, एंड सम को आप प्रिंट कर रहे हो सम ऑफ 3 numbers। तो sum of given 3 numbers is, वो आपके पास सम आ जाएगा। Now let us run it। Enter 3 numbers। तो इस बार मैं फ्लोटिंग वैल्यूज डालती हूँ 10.5। अब मुझे क्या करना है, मुझे स्पेस दे के नहीं नेक्स्ट नंबर लिखना है, मुझे कॉमा दे के नेक्स्ट नंबर लिखना है। स्पेस कंसीडर नहीं होगी, अगर अब आप स्पेस दोगे तो एरर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं एरर ही दिखा देती हूँ आपको। सपोज मैंने फिर से एक स्पेस दे दी और 20.5 लिख दिया, एक और स्पेस दे दी 30.5 लिख दिया, देखो एरर आ गया। ये एरर आना ही था क्योंकि आप यूज कर रहे हो स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड ने स्प्लिट करना था ऑन द बेसिस ऑफ कॉमा, और वो हो नहीं पाया, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ने कुछ एरर दे दिया है। इसे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि आपने गलती कहाँ की है, तो उसे फटाफट से सुधार लेते हैं। लिखते हैं 10.5, 20.5, 30.5 और इसे रन करते हैं, तो आपके पास सम आ गया 61.5। ठीक है, ये प्रॉपरली रन कर रहा है। आपको ध्यान रखना है कि जिस बेसिस पे आपको सेपरेट करने के लिए कहा गया है वही करो। बेटर है कि आप मैसेज ही प्रिंट कर दो, एंटर 3 numbers by using comma separator। तो यूजर को भी समझ में आ जाएगा कि मुझे कॉमा से ही सेपरेट करना है। तो ये आपके ऊपर होता है, आप कितना इंटरैक्टिव बना रहे हो एक प्रोग्राम को कितना इंफॉर्मेटिव बना रहे हो, आप यूजर को कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो ताकि वो कम से कम गलती करे और आपके पास कम से कम एरर हैंडलिंग इश्यूज आए। तो ये आपके ऊपर होता है। आपने प्रोग्राम को, दीज आर ऑल कॉल्ड ब्यूटिफिकेशन ऑफ अ प्रोग्राम, तो आपको अच्छे से ब्यूटिफाई करना है और ध्यान रखना है कि मिनिमम चांसेस हो एरर के आने के। एरर आ जाएगा तो वो हम कैसे हैंडल करेंगे, उसे एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप खुद ही ध्यान रखिए, क्योंकि अभी तो फिलहाल आप ही यूजर हो और आप ही डेवलपर हो, तो अभी खुद ध्यान रखो। बाद में हम देखेंगे कि यूजर कोई और हुआ तो उसके एक्सेप्शंस को हम कैसे हैंडल करने वाले हैं। अब इस लेक्चर में हमने बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे दिया है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पे और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के एडवांटेजेस पे, बट हम रियल टॉपिक से नहीं भटकते हुए याद रखते हैं कि हम इनपुट स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पाइथन 3 में इनपुट फंक्शन यूज होता है। हम रन टाइम पे डेटा कलेक्ट कर पाते हैं बाय द यूजर और उसे सेव कर पाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर और उसे मैनिपुलेट करते हैं। तो जो भी रन टाइम पे डेटा हम लेते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम स्टोर करते हैं बाय यूजिंग इनपुट फंक्शन, और फिर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसकी टाइप कास्टिंग करें इनटू द रिक्वायर्ड फॉर्मेट और फिर ही उसे यूज करें। तो अगर आपको इंटीजर डेटा मिल रहा है तो आपको उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, अगर आपको फ्लोट डेटा मिल रहा है यूजर से तो आपको उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना है। बट अगर रियल टाइम की बात करें, रियल प्रोग्राम्स की बात करें, तो ऐसा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि यूजर कौन सा डेटा दे रहा है और आप उसकी सही टाइप कास्टिंग कर रहे हो। क्या पता यूजर ने कोई फ्लोट डेटा डाल दिया और आप उसकी इंटीजर की टाइप कास्टिंग कर दो, तो हमेशा डेटा लॉस होने का टेंशन रहेगा, क्योंकि जब भी फ्लोट डेटा इंटीजर में कन्वर्ट होता है तो कुछ ना कुछ डेटा लॉस होता है, डेटा बिट्स की लॉस होती है और वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता है। तो
राइट काइंड ऑफ फॉर्मेट में टाइप कास्टिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स में बहुत मुश्किल है कि अगर आप इंडिविजुअली हर एक यूज़र डेटा जो इनपुट हो रहा है उसकी टाइप कास्टिंग करो और आपको सही से पता हो और बिल्कुल भी इसमें एरर्स ना रहे कि यूज़र भी सही से डेटा डाल रहा है, क्योंकि आप अपनी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल कर सकते हो, आप यूज़र से जो इनपुट आ रहा है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इन दैट केस एरर आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मैं नहीं कह रही कि उस एरर को सॉल्व करना मुश्किल है, वो एरर भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। आप यूजर को बहुत सारे मैसेज प्रिंट कर सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि एक्यूरेट वे में कैसे डेटा को इनपुट करना है और वो सही इनपुट ही डालें, आप एज्यूम कर सकते हैं, बट फिर भी चांसेस रहते हैं। सो टू सॉल्व दैट वी हैव another function, eval function. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल eval फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि eval फंक्शन एक्चुअल में क्या करता है। eval फंक्शन टेक्स अ स्ट्रिंग एंड इवैल्यूएट्स द स्ट्रिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल eval फंक्शन जो है इसका मतलब होता है इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट करता है, ये कोई भी स्ट्रिंग आप इसे दे दो, उसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा ये उसे सॉल्व करके आपको रिजल्ट दे देता है। एक्सप्रेशन से मेरा मतलब है कि जो भी आप डेटा इसे दे रहे हैं उसे ये सॉल्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें एक्सप्रेशन दे रहे हैं 10 + 20 + 30, तो ये इसे सॉल्व करके इसका रिजल्ट आपको देता है, बट ये डेटा लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो आप एक्सप्रेशन भी जो ले रहे हो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में ही होना चाहिए। मतलब eval फंक्शन के अंदर जो भी आप आर्ग्यूमेंट डाल रहे हो दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ओनली। तो अगर आप एक्सप्रेशन दे रहे हो ये उसे सॉल्व करके उसका रिजल्ट आउटपुट दे देगा, आप उसे किसी वेरिएबल में सेव करके उसे प्रिंट करवा सकते हैं। नाउ इफ यू प्रिंट x दैट विल रिजल्ट इनटू 60, क्योंकि 60 ही इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट है, तो ये प्रॉपर रिजल्ट हमें दे देगा सॉल्व करके इस एक्सप्रेशन को एंड इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट एज यू कैन सी। तो 60 आपको इंटीजर फॉर्मेट में मिलने वाला है, ना कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप हार्ड कोडेड वैल्यूज नहीं लेना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अभी हार्ड कोडेड वैल्यू ले ली है 10 + 20 + 30, तो ये तो हो गई मैंने खुद से वैल्यूज ले ली, लेकिन अगर आप रन टाइम पे एक्सप्रेशन लेना चाहते हैं यूजर से, रन टाइम पे एक्सप्रेशन ले रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, रन टाइम पे यूजर से एक्सप्रेशन लेने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज करूंगी, क्योंकि रन टाइम पे कुछ भी डेटा मुझे यूजर से लेना है तो इनपुट फंक्शन तो काम आने ही वाला है। इनपुट फंक्शन क्या करेगा, इनपुट फंक्शन के साथ मैंने लिख दिया है एंटर एन एक्सप्रेशन करके एक मैसेज मैंने लिख दिया है, ताकि यूजर को समझ में आ जाए कि उसे एक एक्सप्रेशन देना है और मैं उसे सॉल्व करके उसका रिजल्ट बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे सपोज यूजर ने एंटर किया 10 × 2, ठीक है, ये एक्सप्रेशन उसने दे दिया। अब वो eval फंक्शन क्या करेगा, 10 × 2 को सॉल्व करेगा और रिजल्ट डाल देगा y के अंदर। नाउ इफ यू प्रिंट y द रिजल्ट विल बी 20। आप इसमें एक और चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो ये इनपुट फंक्शन मैंने लिखा है दैट इज इनसाइड द eval फंक्शन। अब मैं ऐसा क्यों कर पा रही हूँ, क्योंकि eval फंक्शन स्ट्रिंग लेता है एज इनपुट, यानी eval के अंदर जो भी आप आर्ग्यूमेंट डाल रहे हो दैट शुड बी इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट, और इनपुट फंक्शन जो भी रिटर्न करता है वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही करता है। तो मैं इसको इसके अंदर लिख सकती हूँ, क्योंकि इनपुट ने रिटर्न करनी है स्ट्रिंग और उस स्ट्रिंग को इवैल्यूएट करना है eval फंक्शन ने। तो इस तरीके का सिंटेक्स मैं लिख सकती हूँ, ये प्रॉपरली वर्क करने वाला है। तो पहले मैं इसे रन करके बताती हूँ आपको। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ eval फंक्शन। eval फंक्शन के अंदर मुझे एक स्ट्रिंग लेनी है 10 + 20 + 30 और ये रिजल्ट मिल गया। और अगर मुझे eval फंक्शन के अंदर यूजर इनपुट डालना है तो मैं इनपुट फंक्शन लिखूंगी। इनपुट फंक्शन के अंदर मुझे लिखना है एंटर एन एक्सप्रेशन, ताकि यूजर को पता लग जाए कि उसे एक्सप्रेशन देना है। और अगर मैं इसे रन करती हूँ, दिस इज आउटपुट स्क्रीन। ओके, दिस इज आउटपुट स्क्रीन और मैं लिख रही हूँ 10 × 2 और मुझे रिजल्ट में मिल जाएगा 20। और ये पूरा का पूरा इवैल्यूएट हुआ है, ये एक्सप्रेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग और वो स्ट्रिंग एज एन एक्सप्रेशन सॉल्व होके eval फंक्शन ने सॉल्व करके मुझे रिजल्ट दे दिया है 20। ओके, तो ये हो गया एक यूज eval फंक्शन का। बट इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं टाइप कास्टिंग से बचने के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। eval function can also evaluate the type of input to list, tuple, set, etc. based on the provided input। यानी कि कोई भी चीज आप eval फंक्शन के अंदर डालते हो तो वो इवैल्यूएट करके बता सकता है कि भाई ये इंटीजर टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का है, ये लिस्ट टाइप का है, ये टपल टाइप का है, या जिस भी डेटा टाइप का है eval फंक्शन उस
टाइप को भी रिकॉग्नाइज करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जब मैंने एक्सप्रेशन दिया इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग दिया 10 + 20 + 30, अब ये इवेल्युएट करके बन जाता है 60। तो eval फंक्शन ने देखा भाई 60 तो इंटीजर है, तो eval फंक्शन ने खुद ही कन्वर्ट कर दिया उसे 60 एज इंटीजर, ना कि स्ट्रिंग में ही रहने दिया। वैसे ही जब मैंने 10 × 2 लिखा एक्सप्रेशन में, जो कि यूजर ने डाला, यानी रन टाइम पे मैंने एक एक्सप्रेशन डाला 10 × 2, तो वो भी जब कन्वर्ट हुआ, जब वो सॉल्व हुआ, तो उसका जो रिजल्ट है वो इंटीजर में कन्वर्ट होके मुझे दिख रहा है। मुझे खुद इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करना पड़ा। तो इसका यूज हम कर सकते हैं इनपुट फंक्शन की टाइप कास्टिंग से बचने के लिए। लेट मी शो यू हाउ। तो फिर से देख लेते हैं इस प्रोग्राम को, जहां पे मैंने एम्प्लॉय डेटा को एंटर किया था यूजर से रन टाइम पे और इसे प्रिंट करवाया था आउटपुट स्क्रीन के अंदर। जो भी यूजर ने डेटा डाला था वही मैंने आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवा के दिखाना था कि एम्प्लॉय डेटा क्या क्या है। तो ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा था जिसमें मुझे टाइप कास्टिंग करनी पड़ी थी कुछ वेरिएबल्स के लिए। जैसे एज वेरिएबल के लिए मुझे टाइप कास्टिंग करनी पड़ी थी इंट में, सैलरी के लिए मुझे फ्लोट में टाइप कास्टिंग करनी पड़ी थी, और मुझे मैरिटल स्टेटस के लिए बूलियन में टाइप कास्टिंग करनी पड़ी थी। ठीक है, तो ये चीज हो गई जो मैंने ऑलरेडी आपको करके दिखाई थी। बट इसका नुकसान क्या है पहले आप वो देख लीजिए, और फिर देखिएगा कि eval फंक्शन का कैसे मुझे फायदा मिल जाता है। ठीक है, अब मैं इसे सेव करके मैं इसे रन कर रही हूँ फिर से। अब एंटर एम्प्लॉय डेटा, एंटर एम्प्लॉय नेम, नेम डाल रही हूँ मैं राम, और एज लिखनी थी मुझे 25। सपोज 25 की जगह मैंने लिख दिया 25.5, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वाला साल भी आधा हो चुका है और मैं अब 26 की होने वाली हूँ। टू बी वेरी प्रिसाइज, मैंने एज अ यूजर सोचा कि मैं अपनी प्रिसाइज डेट लिख दूं, तो मैंने 25.5 लिख दिया। ओके, मैं इसे रन कर रही हूँ। अब देखो एरर आ गया। अब ये एरर आ रहा है आउटपुट स्क्रीन पे, यूजर को बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है कि ये क्या हो गया। अब यहाँ लिखा है इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूजर डालेगा इंटीजर डेटा, बट यूजर ने तो कुछ और ही डाल दिया। आप यूजर क्या डेटा डाल रहा है आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐसी चीजों में प्रॉब्लम आने ही वाली है। यूजर क्या डेटा डाल रहा है आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आपने तो अपने से सही टाइप कास्टिंग कर दी, बट यहाँ आ गया एरर। ओके, तो ऐसी चीजों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इंट की जगह eval फंक्शन अगर यूज कर देते, तो आप जरा सोच के देखो eval फंक्शन क्या करता। eval फंक्शन मुझे बचा देता इस वाले एरर से। वो कैसे? अगर वो यूजर डालता इंटीजर डेटा तो एज वेरिएबल भी इंट टाइप का हो जाता। अगर यूजर डालता फ्लोट डेटा तो eval फंक्शन उसे फ्लोट ही इवैल्यूएट करता और बिना किसी एरर के इस चीज को रन कर देता। नाउ इफ आई सेव दिस एंड रन इट अगेन, आप देखो ऊपर वाला आउटपुट आपके सामने। अब मैं इसे दोबारा रन कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे दोबारा से 25.5 लिखती हूँ। आप देख रहे हो एरर नहीं आया, सीधे आगे चला गया है। इसके बाद मैं सैलरी लिख रही हूँ, उसके बाद मैं मैरिटल स्टेटस लिख रही हूँ। मैरिटल स्टेटस में भी मैंने गड़बड़ी कर दी। सपोज मैंने यहाँ पे लिखना था ट्रू या फॉल्स, मैंने लिख दिया सपोज 5। तो क्या हो गया? कोई एरर नहीं आया, मुझे आउटपुट मिल गया। जो भी आउटपुट मैंने डाला वो आउटपुट मुझे दिख तो रहा है, चाहे मीनिंगफुल हो चाहे मीनिंगफुल ना हो। एम्प्लॉय की एज आप देखो 25.5 आ रही है। अब चाहे वो मीनिंगफुल लगे या ना लगे, लेकिन आपको एरर के बिना जो भी आपने डेटा इनपुट किया है वही आपको डेटा यहाँ पे दिख रहा है। मैरिटल स्टेटस आपने 5 लिखा है, यहाँ पे भी 5 दिख रहा है। ठीक है, तो अंदर क्या कंसीडर हुआ होगा? जब आपने 5 लिखा तो यहाँ से eval फंक्शन ने इसे इंटीजर ही कंसीडर करके मैरिटल स्टेटस का आउटपुट आपको दे दिया है। ठीक है, अब ये eval फंक्शन ने क्या किया, हमें बचा लिया। किस तरीके से? अगर मैं खुद यहाँ पे टाइप कास्टिंग करती तो मैं बूल टाइप की टाइप कास्टिंग कर देती जो मुझे एरर दे देता। लेकिन eval फंक्शन ने क्या किया, खुद इवैल्यूएट किया कि यूजर ने क्या इनपुट दिया, उस हिसाब से डेटा टाइप खुद ही चेंज करके, खुद ही इवैल्यूएट करके मुझे आउटपुट दे दिया है। So this is the use of eval function. You can also use eval function to evaluate the expressions in the string form, but you can also use eval function for this purpose, which can save you from tedious task of type casting. Okay.
So this is all about eval function, and in the next video I'm going to be talking about the 8 ways of using print statement. Yes, you have heard it right. I'll be telling you 8 ways to use print statement. So it is going to be a very interesting video, and I would recommend that you subscribe my channel so that you get all the updates about my videos whenever I upload one. So this is the end of today's video. If you're having fun learning with me, please like my videos and subscribe to my channel, MV's Code Guide. Please keep learning and keep supporting. Thank you.